एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 31 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट किया, उनके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात करी कि इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल टॉय हब, यानी हम खिलौने का एक हब बन सकते हैं। और क्यों इस तरह की उन्होंने बात करी, इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है वो 7 लाख करोड़ रुपए की है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये इंडस्ट्री तो 7 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन इतने बड़े बिजनेस के अंदर, इतने बड़े सेक्टर के अंदर इंडिया का जो शेयर है वो बहुत कम है। तो क्या ये हमारी जस्टिफिकेशंस है हमारी हेरिटेज, ट्रेडिशन, वैरायटी, यंग पॉपुलेशंस के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमें अपने मार्केट शेयर को इस सेक्टर के अंदर, टॉय इंडस्ट्री के अंदर जो वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ये उन्होंने मन की बात का एड्रेस कर रहे थे। उसी के अंडर उन्होंने काफ़ी फोकस किया वोकल फॉर लोकल कैंपेन को लेकर, कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनके लिए हमें कैंपेन करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत ये एक ऐसा हाईलाइटेड टॉपिक हो गया है जिस पर सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे कई सारे पूछे जा सकते हैं। और मैं जो 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ज़रूर आप रीड करें। इकोनॉमिक सर्वे आपको कई सारी चीज़ें जो है बताएगा और आपसे सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने डिस्कशन किया कि रिसेंटली हमने एक इनोवेशन चैलेंज करवाया था ऐप कंडक्टिंग ऐप को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशंस को लेकर वो कह रहे हैं कि यूथ जो है आगे आए, अपनी कंट्री के लिए एप्लीकेशंस बनाएं, चाहे वो गेम्स को लेकर हो या अलग अलग पर्सपेक्टिव में हो। वो उनके लिए हमें स्टार्टअप्स को और जो इंडस्ट्रीज है वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जो फेस्टिवल्स में हम लोग ने जो डिस्टेंस मेंटेन की, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके लिए उन्होंने थैंक्स करा। इसके बाद जो खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करी मेजरली, कि खरीफ में जो क्रॉप्स है वो राइज हो रहा है, यानी उसका जो हमने जो उगाने, या जो एक तो जिसको बोलते हैं ना, हमने खरीफ जो फसल है उसमें हमने ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है। इसका बिजाई जिसको बोलते हैं, शोविंग मीन बिजाई, इसका सीधा सीधा असर ये है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो है वो गांव में गए, और गांव में सबसे बड़ा जो साधन है वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। खैर, इसका टोटल आउटपुट क्या होगा या प्रोडक्शन का टोटल वैल्यू क्या होगी वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन ये सही है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो इंक्रीज हुई है। और इसी का रिजल्ट हमने देखा रिसेंटली, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज़ किया गया था 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, उसके अंदर भी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी। बाकी सारे सेक्टर जो है वो शॉर्टफॉल हो रहे थे। क्योंकि खरीफ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि मेजर खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, ये कमेंट करना। और ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का ज्योग्राफी का जो आप सेक्शन देखेंगे 2011 से 19 में कई बार सवाल पूछे हैं खरीफ, रबी, इस तरह के क्रॉप्स को लेकर, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करना। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने बात करी, और जो टीचर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि आज जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हीरोज़ रहे हैं उनके बारे में डिफ़ाइन करें, उनके बारे में ज़रूर आप जो है चीज़ें बताएं। ठीक है। इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एनआरसी को लेकर, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन असम में जो कंडक्ट करवाई गई थी, जिसके अंदर लगभग 19 लाख लोग जो हैं अभी एक्सक्लूड हो गए थे। तो इसके अंदर बताया गया बेसिकली कि 120 डेज़ के अंदर उनको रिजेक्शन स्लिप मिल रही थी, जिसके बाद वो फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपील कर सकती थी। लेकिन उनको अब क्योंकि कोविड-19 हुआ, तो इसके बाद ये जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिली और वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो 120 डेज़ का टाइम था, तो इसके बाद ये फिर से प्रोसेस चालू करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो है इसके अंडर इंक्लूड होगी, इसके अंडर ये काउंट करी जाएगी। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, हल्दी को लेकर है। और ये केवल हल्दी के बारे में नहीं है, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। और ये बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बोल रही है कि एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कंधमाल हल्दी को उड़ीसा के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर जो क्रॉप्स है, उनको जो फार्मर्स है, उनकी जो टोटल प्रोक्योरमेंट है या उनकी जो ख़रीद नहीं हो रही है, इफ़ेक्ट हुई है, उनके प्राइसेस पर इम्पेक्ट पड़ा है। और टोटल प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लेकिन उनको प्रॉपर वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही है। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए 1999 में हमने एक लॉ फ्रेम किया कि कुछ आइटम्स को, कुछ जगह को, कुछ प्लेसेस को
हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देंगे, यानी एक स्थान विशेष में उसकी किस लिए वो फेमस है वो एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे, और जिससे उसमें ट्रेड में उसके आइडेंटिटी में जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में चेंज हो। आप लोगों को कमेंट करना कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कंसेप्ट जो है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया ने अडॉप्ट करा है, ये आप नीचे कमेंट करेंगे। यहाँ पर डिस्कशन किया गया कंदमाल हल्दी को लेकर, टर्मरिक को लेकर। तो कंदमाल के बारे में फेमस क्या है, क्यों इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, उसके बारे में हम समझेंगे। कंदमाल हल्दी जो है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने की वजह है कि एक तो ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो इसको किसी भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के बिना जो है वो पैदा करते हैं, उगाते हैं, और इसी वजह से इसमें एक नेचुरल गोल्डन येलो कलर जो आता है, और इसी वजह से ये डिफरेंट जो है वो नज़र आता। तो इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक अलग आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाई गई। उन सब के बावजूद इनको प्रॉपर प्राइस अभी नहीं मिल रहा, तो वो सारे इसमें चीज़ें हैं। इनके अलावा कंदमाल जो हल्दी है वो बेसिकली वहाँ पर हिल्स एंड फॉरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंगली। और न केवल हल्दी बल्कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस जो हैं, जिसमें जिंजर है, मस्टर्ड है, टेमरिंड है, ये सारे वहाँ पर उगाए जाते हैं। तो ये फेमस है प्लेस। इसके बाद क्योंकि जीएसटी इतना हाईलाइटेड टॉपिक हो गया है, और जीएसटी पर सवाल हो ना हो, लेकिन जीएसटी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपने जो है फेडरलिज्म को एक तरीके से क्रश करने की कोशिश करी है। और आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तब आप सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को पढ़ेंगे, और उसी के अंडर जो है जीएसटी जैसी चीज़ें भी आप वहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वही चीज़ें हैं पेंडिंग ड्यूज़ को लेकर कि आप स्टेट्स की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक हेल्थ है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रॉपर प्लान स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। खैर वो एक पॉलिटिकल एलिगेशंस हो सकता है, लेकिन सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वहाँ से रीड आउट करें, रिविजन्स करें। इसके बाद पेज नंबर 5 पे एक महाराष्ट्र से रिलेटेड एक न्यूज़ है। महाराष्ट्र के 6 सिटीज़ के अंदर जो एक प्लान है, यहाँ पर मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में वहाँ पर 6 सिटीज़ के अंदर सर्वे करवाया गया। वो बिना किसी कोऑर्डिनेशंस के एक तरीके से वो अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल 9 जनवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था, और इसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि 2 इम्पोर्टेंट पिलर PM 2.5 और PM 10 ये पर्टिकुलर मैटर होते हैं, यानी धूल के जो कण होते हैं 2.5 और 10 दोनों ही जो है वो एक तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग बोला जाता है। 2.5 ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि धूल के बहुत छोटे कण जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो होते हैं और उसमें काफ़ी डैमेज कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि 2024 तक 20 से 30% तक, 25% तक हमें डिक्रीज़ करना है टोटल जो PM 2.5 और PM 10 है, और 2017 को इसका बेस ईयर बनाया गया। इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा। इसके बाद ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही जब वो अपनी बुक लॉन्च कर रहे थे। इनकी बुक का नाम है अवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है। कभी कभी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछा जा सकता है, यूपीएससी में चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इन्होंने कई सारे इश्यूज़ पर बात करी, और इनमें सबसे बड़ा इन्होंने एनपीए को लेकर बात करी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसका क्या असर होगा हमारी इकोनॉमी पर, जब इकोनॉमी खुद जो है वो सफ़र कर रही है कोविड-19 पैंडेमिक और उसके इम्पैक्ट्स को लेकर। तो इसके बारे में कई सारी चीज़ों पर इन्होंने डिस्कशन किया। खैर इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एनपीए हो चाहे वो इंक्रप्शन बैंक कोड जो है उसके बारे में हो, या दूसरे इश्यूज है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, ठीक है। ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, सॉरी, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो चीज़ें रिपीटेशंस में हैं, आप डिटेल्स में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा एक वर्ड्स के ऊपर हम जाएंगे। देखिए RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हमने कल भी उसके बारे में पढ़ा था। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ASEAN +5 कंट्रीज उसमें फ़िलहाल इंक्लूड है। इसमें साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इंडिया को लेकर ये माना जा रहा है इंडिया ने पुल आउट कर लिया था अपने कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से।
तो यहाँ पर एक ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एक चीज़ बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके जनरल सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो वर्ड यूज़ करे हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी ए गुड ग्लोबल प्लेयर you cannot be out of all institution and then say you want to be global player। यानी आप ग्लोबल प्लेयर अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने आप को आप हर इंस्टीट्यूशन से पुल आउट नहीं कर सकते। इंडिया को इम्पोर्टेंटली काम करना पड़ेगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और RCEP को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया इसके बारे में रीथिंक करे, रीअसेस करे चीज़ों को ज्वाइन करने को लेकर। इसके बाद पेज नंबर 10 पे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला है एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया कि जो कोविड-19 और पेंडेमिक का असर क्या हुआ, तो एक तरीके से ये बताया गया कि राइज इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये स्ट्रेस जो है लोगों के अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात की गई। एक वेब बेस्ड स्टडी रिवील करेगी कि कोविड-19 लॉकडाउन का इफ़ेक्ट क्या हुआ, खासकर लोगों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पे, उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई। सर्वे में कुछ चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशंस टाइप में पढ़नी चाहिए, और ये मेंटल हेल्थ और या सुसाइड वाले जो केसेस हुए हैं रिसेंटली, उसके बारे में काफ़ी ये हाईलाइटेड है, आप वहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 28.2% ने बताया कि वो उनको कहीं ना कहीं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से वो फेस कर रहे हैं। लगभग 55% लोग ये बोलते हैं कि उन्हें स्लीप सोने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 64% का कहना है कि वो हाइपर हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहे हैं, और 64% का एक उनको फील नहीं होता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, रियलिटी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और 82.1% जो ये कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम हुई है, जैसे स्वेटिंग है, ब्रीथिंग इंटरवल्स है, नोजिया है, इस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिली है। इसके बाद सेकंड इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की एक पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, वो ऑब्जर्व करेगी, एनालिसिस करेगी कि लॉकडाउन के मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होंगे। तो दोनों ही ये इंटरलिंक न्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और इसको हेड कर रहे हैं आनंद शर्मा। ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको हेड कौन कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर एक तो वेरियस रेंज ऑफ हेल्थ को डिस्कस किया जाएगा, एडवर्स हेल्थ को लेकर, और इसमें इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनका उनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की जाएगी। कि कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने रह रहे हैं तो ये नेचुरल है कि उन पे आईसाइट पर, उनकी आइज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में कौन कौन मेंबर है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एक पैनल जो है गठित किया गया है मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। और हालांकि प्रॉपर मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है, इसमें मल्टीपल इसमें इश्यूज है जिसको वो डील करेगा, ठीक है। फॉरेन सेक्शन में एक ही न्यूज़ है जो हमें देखनी है, और देखो लेबनान के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेबनान में अब नई क्या चीज़ है कि वहाँ पर फ्रेंच के प्रेसिडेंट है वो दोबारा वहाँ पर आएंगे, और हिजबुल्लाह जो है वहाँ पर एक ग्रुप जो कई बार एक मिलिटेंट ग्रुप है, और सिया बैक्ड ईरान द्वारा इसको बैक किया जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि हम जो है एक नए तरीके से बात करने के लिए तैयार है फ्रेंच प्रेसिडेंट से भी, लेकिन इसमें इन कंसर्न ये है कि एक हमारी कंडीशन यही है कि वो सारे ग्रुप से जो है फ्रैक्शन जो होते हैं वो उनसे बातचीत करें, ठीक है। तो लेबनान काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट न्यूज़ जो वर्ल्ड सेक्शन में हमें देखने को मिलेगी वो है इज़राइल की। इज़राइल का रिसेंटली जो है वो यूएई के साथ अब्राहम रिकॉर्ड हुआ, यानी अकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, अब्राहम अकॉर्ड, और इसके अंदर उन्होंने यूएई के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में बात की। तो अब इज़राइल के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो अरब स्टेट्स जो हैं, अरब स्टेट्स वर्ड यूज़ किया गया। तो यहाँ पर अरब कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइजेशंस करने के लिए वो बैकडोर जो है सीक्रेट बातचीत वो जो है चल रही है, और इन फ्यूचर जो है हमें अलग अलग कंट्री, अरब कंट्रीज से देखने को मिल सकता है कि वो रिलेशंस को एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज होते हुए देखे, ठीक है। क्योंकि अरब कंट्री और गल्फ़ कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। तो आपसे थर्ड सवाल आप लोगों के लिए है
कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट काउंसिल है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं और उन कंट्रीज़ के नेम क्या हैं वो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर ज़रूर दें और प्रॉपर एंगेज रहिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद।